Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। हम पिछले कुछ व्याख्यानों में बात कर चुके हैं कि परिवर्तन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं परिवर्तन के। साथ ही साथ हमने इस पे भी देखा कि परिवर्तन का प्रतिरोध क्या होता है। अब आज हम जिस पर बात करने वाले हैं, आज का व्याख्यान है शक्ति, नेतृत्व और संगठनात्मक परिवर्तन पर, जिसमें हम बात करेंगे कि संगठनात्मक शक्ति होती क्या है। तो इस सत्र के आखिर तक आप जिन चीज़ों को समझ पाएंगे वो हैं संगठनात्मक शक्ति यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल पावर, उसकी अवधारणा को समझेंगे, उसके कौन कौन से बेसिस हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उसको समझेंगे। साथ ही साथ जब हम संगठनात्मक शक्ति की बात करते हैं तो एक और टर्म होता है संगठनात्मक रणनीति, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। उसको भी समझेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से लोग राजनीति दिखाते हैं। इसके अलावा हम जिस पर बात करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी नेतृत्व शैलियां होती हैं जो एक संगठन में अलग अलग नेताओं द्वारा अपनाई जाती हैं। साथ ही साथ परिवर्तन में उन शैलियों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब अलग अलग तरीके की नेतृत्व शैलियां हैं तो अलग अलग तरीके का प्रभाव भी होगा। तो हम इन सब चीज़ों पर बातें करेंगे। तो चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि संगठनात्मक शक्ति यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल पावर क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पावर क्या होता है। जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर में हम ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी चीज की इच्छा रखता है और दूसरों से वह अपने इच्छा अनुसार उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम ये मानते हैं कि वो इंसान पावरफुल है। और उसी चीज को जब हम संगठनात्मक शक्ति या ऑर्गेनाइजेशनल पावर के रूप में कहते हैं, तो संगठनात्मक शक्ति एक संगठन के भीतर एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जो कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को प्रभावित करती है। आपका खुद का कुछ उद्देश्य है और आप दूसरों से उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आप उनको प्रभावित कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो यह होता है संगठनात्मक शक्ति। जब हम संगठनात्मक शक्ति के आधारों की बात करते हैं यानी कि बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, तो इसमें मैं एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जॉन R.P. फ्रेंच और बर्ट्राम रेवन की बात करूंगी, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है यह बताने में कि कौन कौन से संगठनात्मक शक्ति के आधार होते हैं। 1965 में रेवन ने एक और नया आधार देकर इसमें वृद्धि करी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि आधार है कौन कौन से। तो मोटा मोटी तौर पर
दो मुख्य रूपों में आधारों को विभाजित किया गया है। पहला तो हम बोलते हैं औपचारिक शक्ति यानी कि फॉर्मल पावर, और दूसरा होता है पर्सनल पावर यानी कि व्यक्तिगत शक्ति। जब हम फॉर्मल पावर यानी कि औपचारिक शक्ति की बात करते हैं, तो जब हम औपचारिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं यह संगठन के रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हो रही है। तो जब हम फॉर्मल शक्ति यानी कि औपचारिक शक्ति की बात करें तो इसके और 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला बलपूर्वक शक्ति यानी कि कोर्सिव पावर। आप सामने वाले को प्रभावित कैसे कर पा रहे हो? उसे डराकर। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं आपको, आप कुछ कार्य करवाना चाहते हो अपने जूनियर से, तो आपने उसको बताया कि अगर तुमने अपने ये टारगेट्स पूरे नहीं किए तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है? आपकी कोर्सिव पावर है। आप उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो। यहां पर बलपूर्वक का मतलब फिजिकल बल के रूप में नहीं है। आप उसे ये बता रहे हो कि अगर तुमने ये टारगेट अपने नहीं पूरे किए तो तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी या जो भी। तो आप उसके मन में एक भय पैदा कर रहे हैं कि अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो उसको ये भोगना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दूसरी औपचारिक शक्ति होती है पुरस्कार शक्ति यानी कि रिवॉर्ड पावर। जब हमने कोर्सिव पावर की बात करी यानी कि बलपूर्वक शक्ति की जो हमने बात करी, वे यह एक नकारात्मक सोच होती है कि आप सामने वाले को डरा धमका कर कार्य करा रहे हो या प्रभावित कर रहे हो कार्य करने के लिए। लेकिन वहीं पर पुरस्कार शक्ति रिवॉर्ड पावर एक सकारात्मक सोच है। आप अपने, अगर इसमें हम उदाहरण दें तो आपने अपने एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को बोला कि अगर वो टारगेट पूरा करते हैं तो उन्हें 1000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा या 1000 का बोनस मिलेगा। तो आप देखिए इसमें एक सकारात्मक सोच है। कार्य हम दोनों में करवा रहे हैं, उसमें हम डरा के कार्य करवा रहे हैं, इसमें हम प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कार्य करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक सोच को दर्शाती है। तीसरा औपचारिक शक्ति होती है वैध शक्ति या फिर लेजिटिमेट पावर भी हम उसे बोलते हैं, जो कि कैसे उत्पन्न होती है कि आप किसी संस्था में काम करते हैं और आप किसी ओहदे पर हैं, किसी डेजिग्नेशन पर हैं। तो जिस डेजिग्नेशन पर आप हैं आपकी कुछ अथॉरिटी होंगी, कुछ पावर होंगी जिस पर आप निर्णय ले सकते हैं। तो बस उस अथॉरिटी के लिए, उस पद की वजह से, जिस पद पर आप कार्यरत हैं उस पद की वजह से आप पावरफुल हैं। जैसे ये अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो आप कक्षा में बैठे हैं और आपके एचओडी ने आपको, आप एक छात्र हैं और आपके एचओडी ने आपको बुलाया है और कहा है कि तुमको ये कार्य करना है शाम तक। एक आपको असाइनमेंट दिया है या आपको एक स्पीच बनानी है। अब उन्होंने आपको ना तो डराया और ना ही उन्होंने आपको ये कहा कि आपको पुरस्कार मिलेगा, बस उन्होंने आपको कार्य दिया है और आप उनकी बात मानोगे। क्यों मानोगे आप उनकी बात? क्योंकि आपको पता है कि वो आपके विभाग के एचओडी हैं, वो किसी पद पर हैं, जिस पद पर वो हैं उस पद पे रहते हुए वो आपसे ये कार्य करवा रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि आपको औपचारिक शक्ति के अलग अलग रूप समझ आए होंगे। इसके साथ या इसके विपरीत हम कहते हैं जो होती है वो है व्यक्तिगत शक्ति। अब देखिए औपचारिक शक्ति कहां से आई थी या किसकी वजह से आई थी? संगठन की वजह से, संगठन में जो भी पदानुक्रम होते हैं उसकी वजह से।
संगठन में जो आपको कर्तव्य मिलते हैं उसकी वजह से, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपकी अथॉरिटी होती है उसकी वजह से। लेकिन जो हम व्यक्तिगत शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल पावर की बात कर रहे हैं, वो आपको कैसे मिलती है? आपके खुद के व्यक्तिगत कारकों से। जैसे मैं आपको समझाऊं, सबसे पहला इसका जो प्रकार है वह है विशेषज्ञ शक्ति, यानी कि एक्सपर्ट पावर। अब आप बताइए, आप अगर बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको जो भी दवाई देता है या जैसा भी करने को कहता है आप वैसा ही करते हैं। आप क्यों उसकी बात मानते हैं? क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वह अपने आप में किसी चीज के लिए एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। आपको कोर्ट में कोई केस लड़ने जाना होता है तो आप किसी लॉयर की, किसी एडवोकेट की बात मानते हैं, जैसा वो बोलते हैं आप वैसा ही वहां पे बोलते हैं। क्यों मानते हैं आप उनकी बात? क्योंकि आपको पता है कि यह उस व्यक्ति की विशेषता है, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो ये कैसे हुई? ये उसकी व्यक्तिगत विशेषता है ना, ये उसकी खुद की समझ है जिसकी वजह से वह आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है। तो ये होती है विशेषज्ञ शक्ति। आप सामने वाले की बात क्यों मानते हैं या आप उससे क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी पर्सनल शक्ति या व्यक्तिगत शक्ति की बात करूं तो वह होती है निर्देशक शक्ति, यानी कि रेफरेंट पावर। आपने कभी कभी बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे कुछ रिलेटिव या कुछ रिश्तेदार इस बड़ी पोस्ट पर हैं, या वो आईएएस ऑफिसर हैं, अगर या वो कहीं पर भी जो भी बड़ी पोस्ट पर होते हैं उनके लिए वो बोलते हैं कि वो नेता हैं या आईएएस ऑफिसर हैं या पुलिस में हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे आपको ट्रैफिक पुलिस ने ही पकड़ा और आपने बोला कि अरे आपके तो भाई आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये कहने का वहाँ पे क्या मतलब था? ये कहने का मतलब ये था कि आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना चाहते हो कि आप किसी बड़े इंसान को जानते हो। तो ये होती है रेफरेंट पावर, जिसमें आप अपना कोई रिलेशन बताते हुए अपने आप को पावरफुल बनाते हो। तो यह है रेफरेंट पावर। साथ ही साथ इसमें जब हम पर्सनल पावर की बात करते हैं तो इसमें एक होती है कैरिज्मेटिक शक्ति, मंत्र मुग्ध कर देना। आपने देखा होगा कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है कि वह जब बोलते हैं तो वह सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर देते हैं और जो वह कहते हैं सामने वाला उनकी बात मानता है। अगर मैं यहां पर माननीय अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल लूं, तो वो जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो एक बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीका होता है, एक बहुत ही कैरिज्मेटिक तरीका होता है, जो वहां पर बैठे हुए, आसपास बैठे हुए लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो यह क्या है? कैरिज्मेटिक पावर। तो मैं समझती हूं कि आपको संगठनात्मक शक्ति के आधार समझ आए होंगे कि कौन कौन से आधार हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे संगठनात्मक शक्ति की रणनीतियों की, यानी कि पावर टैक्टिक्स की। अब उसमें बात करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पावर टैक्टिक्स होते क्या हैं या शक्ति रणनीति होती क्या है। तो यह वे तरीके हैं जिनमें व्यक्ति विशिष्ट कार्यों में शक्ति आधारों का अनुवाद करते हैं। यानी कि जो अभी हमने शक्ति के आधार पढ़े हैं उनको किस तरीके से वो एक्शन में लेकर आएंगे, किस तरीके से उसका अनुवाद करेंगे, कैसे
शक्तिपूर्ण बनेंगे या किस तरीके से वो कार्य करवाते हैं या लोगों को प्रभाव डालते हैं, वह होती हैं पावर टैक्टिक्स। ये 9 तरीके की होती हैं। अब जब हम पावर टैक्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है तर्कसंगत अनुनय, यानी कि रेशनल परसुएशन। अब जैसे आपकी कक्षा के अध्यापक आपको यह समझा रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अच्छे नंबर लाने चाहिए, आपको 70% से ऊपर नंबर लाने चाहिए, वह आपको यह कह रहे हैं। अब आप उनकी बातों से क्यों प्रभावित होगे? वो साथ में आपको यह बोल रहे हैं कि अगर आप देखो 70% से ऊपर लाओगे तभी आप ए ग्रेड की कंपनी में अपने प्लेसमेंट के लिए बैठ पाओगे। अब आप उनकी बात मानेंगे, क्यों? क्योंकि आपको ए ग्रेड की कंपनी में बैठना है, इंटरव्यू देना है, सिलेक्ट होना है। लेकिन उन्होंने आपको बड़ा ही सही सटीक शब्दों में ये तर्क दिया कि आप पढ़ाई करिए। अब वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, 70% से ऊपर नंबर लाइए। और साथ ही साथ उन्होंने उसके पीछे तर्क भी दिया है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। अब आप उनकी बात जो मान रहे हैं, उनसे जो प्रभावित हैं, वो इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि आपको समझ आ गया है कि जो वो बात कह रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे की वाजिब वजह क्या है। तो ये होता है रेशनल परसुएशन। इसके साथ साथ एक होता है इमोशनल अपील, यानी कि प्रेरक अपील। अब अगर मैं इसी उदाहरण की बात करूं तो जैसे आपके अध्यापक ने बोला कि आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, 70% से ऊपर नंबर लाने चाहिए, और उसके साथ आपके अध्यापक आपको कह रहे हैं कि आपके माता पिता ने इतना पैसा लगाया है, उनकी इतनी आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहां पर उन्होंने क्या किया? इमोशनल अपील, यानी कि एक मोटिवेशनल, एक प्रेरक अपील जिसमें कि हम भावनाओं को जोड़ते हैं। अब आप अपने अध्यापक की बात क्यों मान रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके इमोशंस को हिट किया है, इमोशन तरीके से अपील करी है। तो यह भी बड़ी जरूरी होती है कुछ कुछ जगहों। एक प्रबंधक के तौर पर आपको यह समझना है कि कहां पर आपको तर्कसंगत अपील या प्रेरक अपील का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो तीसरी अपील है जिस पर मैं बात करूंगी वह है परामर्श, यानी कि कंसल्टेशन। आपको अगर सामने वाले को अपने हिसाब से कार्य करवाना है तो उससे कंसल्ट करिए। अगर मैं यही उदाहरण लूं कि आपके अध्यापक अभी भी चाहते हैं कि आप 70% से ऊपर नंबर लाएं, तो कंसल्टेशन में वो आपको कह रहे हैं कि आप लोग 70% से ऊपर नंबर लाओ, और आप ही के साथ बैठकर पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, या आपसे कंसल्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग 70% नंबर या 70% अंक ला सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ? आप लोग खुद ही उस प्रोसेस में आ गए। इच्छा उनकी थी कि आप 70% से ऊपर अपने नंबर लेकर आए, लेकिन अब आप भी उसी प्रोसेस का, उसी प्रतिक्रिया का हिस्सा बन गए हैं, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं। इसके अलावा चौथी टैक्टिक्स जो होती है वो होती है अदला बदली, एक्सचेंज। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो आप किसी संगठन में कार्य करते हैं, आपके जो सीनियर हैं वो चाहते हैं कि आप टारगेट को अचीव करें, जो भी टारगेट उन्होंने आपको दिया है। वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको 1000 रुपये का बोनस मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज, लेन देन, अदला बदली, कि आप टारगेट कंप्लीट करो और हम आपको 1000 रुपये का इंसेंटिव देंगे। तो आप क्यों इन्फ्लुएंस हुए, क्यों प्रभावित हुए उनकी बात से? क्योंकि हाँ, अब आप चाहते हैं कि आपको 1000 रुपये का इंसेंटिव मिले, बोनस मिले, और आपने वो कार्य किया। इसके अलावा एक होती है व्यक्तिगत अपील, यानी कि पर्सनल अपील।
जैसा कि बहुत बार हम अपने दोस्तों के साथ भी ये करते हैं कि कल मैंने तुम्हारा असाइनमेंट बनाया था, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, तुम मेरे भाई हो, दोस्त हो। पर्सनल अपील, पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पर कि मेरा असाइनमेंट तुम बना दो। तो यहां पर आप अपने रिलेशनशिप के बेसिस पर, अपने रिश्तों के बेसिस पर पावरफुल बनते हैं। अब आपका दोस्त आपका कार्य क्यों कर रहा है, आपका असाइनमेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि वो आपका दोस्त है। इसके अलावा जब हम रणनीति की बात करते हैं तो एक होता है अनुग्रह, यानी कि इनग्रैटिएशन। इनग्रैटिएशन में आप फ्लैटरी प्रेजेस को यूज करते हो। मैं इसको समझाती हूं कैसे। जैसे आपको कुछ कार्य करवाना है किसी से, आपको उसे प्रभावित करना है, अब आप उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। जैसे आप किसी संगठन में कार्य करते हैं, आपको एक पावर पॉइंट बनवाना है अपने सीनियर से। अब सीनियर क्यों बनाएंगे पावर पॉइंट आपकी? अब आप कहोगे कि वो तो पद में भी ऊपर है तो पावरफुल तो वो ज्यादा होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी जूनियर भी बहुत पावरफुल होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब यहां पर आप अपने सीनियर को या सीनियर की बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि आप इसमें अच्छे हैं, आप उसमें अच्छे हैं, आपका तो प्रेजेंटेशन बनाना 2 मिनट का काम है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं। तो आपने क्या यूज किया? फ्लैटरी प्रेजेस। आपने सामने वाले की इतनी बड़ाई करी कि उसे लगा कि हाँ, उसे ये काम कर देना चाहिए। तो अब ये देखिए, इसमें पावरफुल कौन रहा, सीनियर या जूनियर? जूनियर। ये उसकी रणनीति थी आपको प्रभावित करने की। एक और इसमें होता है कोअलिशन, यानी कि गठबंधन की रणनीति। जैसा कि इसमें अगर मैं कहूं कि मैं जिस कंपनी में हूं वहां पर मुझे अपने सप्लायर से कुछ नेगोशिएशन करने जाना है, बातचीत करने जानी है, लेकिन मुझे पता है कि वो सप्लायर प्रोडक्ट के रेट कम नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, रिजिड है, नहीं करेगा, मेरे बातचीत करने से भी नहीं करेगा। अब मैंने क्या सोचा कि मैं कोई और रास्ता अपनाती हूँ। तो इसमें मैंने पता लगाया कि उस सप्लायर के एक बहुत ही गहरे मित्र हैं जो मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उस सप्लायर को सीधे सीधे जाकर नहीं कहा कि आप रेट कम कर दीजिए। मैंने जो मेरे अच्छे मित्र हैं उन तक यह बात पहुंचाई, और क्योंकि वो उस सप्लायर के भी बहुत अच्छे मित्र हैं और वो उनकी बात नहीं टालेंगे, ये मुझे पता था, तो उन मित्र ने जाके उनसे जब कहा तो उन्होंने ये बात मान ली। तो मैंने इसमें देखिए पावरफुल कौन था? मैं पावरफुल थी, क्योंकि मैंने अपनी बात मनवा ली, मैंने सामने वाले को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन मैंने इसमें उन्हें सामने से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं किया, एक दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस हुए। इसके अलावा प्रेशर बना के, दबाव बना के भी हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, और तो और हम लेजिटिमेटिंग टैक्टिक्स यानी कि अपने पद की वजह से पावरफुल बनते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये सब होती हैं रणनीतियां। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संगठनात्मक राजनीति क्या होती है। संगठनात्मक राजनीति, जिसे कार्यस्थल की राजनीति के रूप में भी जाना जाता है, एक कंपनी के भीतर प्रत्येक कर्मचारी के एजेंडे को संदर्भित करती है और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति यानी कि पावर और संसाधनों को हासिल करने, बढ़ाने और चलाने के लिए गतिविधियों में संलग्न होता है। अब देखिए, पॉलिटिक्स क्या है? आपको कुछ बेनिफिट्स चाहिए, आपको आपके कुछ वांछित रिजल्ट्स हैं या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको पाने के लिए आप जब चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं या किसी तरीके से
ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जहां पर आप थोड़ा बहुत हेर फेर भी कर रहे हैं, उसी को हम राजनीति कहते हैं। अब आप कहीं भी जाइए, किसी भी संस्था में जाइए, राजनीति आपको मिलेगी। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि आपको एक ऐसी संस्था मिलनी चाहिए जहाँ पे राजनीति ना हो, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब हम राजनीति के प्रकार की बात करते हैं तो कौन से प्रकार की राजनीति आपके संगठन में हो रही है। वैध राजनीतिक बिहेवियर हो रहा है, यानी कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर, जो कि ठीक है, थोड़ा बहुत सब चलता ही है कि आप 10 मिनट की जगह आप 20 मिनट ब्रेक पे गए तो आपके किसी सहकर्मी ने आपके सीनियर को बोल दिया, तो ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें चलती ही रहती हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगी, आप किसी भी संस्था में चले जाइए। क्यों? क्योंकि उस सहकर्मी ने क्यों कहा होगा? क्योंकि उसको थोड़ी सी बेनिफिट्स चाहिए होंगे, उसे बॉस के और करीब जाना होगा जिससे कि वो और बेनिफिट्स ले सके। खराब क्या होता है? अवैध राजनीतिक बिहेवियर, यानी कि इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर। यह किसी भी संगठन के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जब इस तरीके का राजनीतिक बिहेवियर लोग दिखाते हैं तो उसमें लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, घेराव करते हैं, मारपीट करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको ये समझना है कि कौन सा राजनीतिक बिहेवियर है। अब इसके बाद हम ये बात भी करेंगे कि कर्मचारियों को किस तरीके से ये प्रभावित करता है। तो सबसे पहली तो चीज़ कि कार्य संतुष्टि में कमी आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा राजनीति होगी किसी भी संगठन में तो कर्मचारी आपके खुश नहीं होंगे, उन्हें अपने कार्य में संतुष्टि नहीं मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, कार्य क्षेत्र में तनाव की भी बहुत वृद्धि होती है अगर बहुत ज़्यादा राजनीति हो जाए तो। इसके अलावा क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके कर्मचारियों की परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन, कार्य प्रदर्शन में भी कमी आती है। तो अगर हम वैसे देखें तो राजनीति बहुत ऊंचे स्तर पर जब जाती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आपको ये देख के चलना है कि कितनी राजनीति आपके संगठन में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक व्यवहार को प्रेरित या प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में विभाजित किया हुआ है। एक तो होते हैं व्यक्तिगत कारक यानी कि इंडिविजुअल फैक्टर्स, और दूसरा होते हैं संगठनात्मक कारक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। जब हम व्यक्तिगत कारक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर आप राजनीतिज्ञ व्यवहार दिखाते हैं किसी संगठन में तो यह आपके खुद के ही कारण है, आपकी खुद की पर्सनालिटी के कारण है। लेकिन जब हम संगठनात्मक कारकों की बात करते हैं तो वह आपके खुद के कारण नहीं है। संगठन ने कुछ इस तरीके की स्थितियां पैदा की हुई हैं जिसकी वजह से आप भी लिप्त हो जाते हैं राजनीतिक व्यवहार दर्शाने में। तो चलिए पहले समझते हैं कि व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं। तो व्यक्तिगत कारक में सबसे पहला मैं जिस पर बात करूंगी वह होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण का आंतरिक होना। जब हम लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो 2 तरीके का लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कि मुझे लगता है मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी चीज़, अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने करियर में तो भी मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ तो भी मेरी वजह से हो रहा है। ये होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब कि अपने कार्यों की या अपने जो भी मैं कार्य करती हूँ संगठन में, उसके लिए मैं अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, मैं किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराती। तो देखिए, जब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, जब आपको ये समझ है, आपको ये लगता है कि मेरे सफलता मेरे ही हाथ में है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा राजनीतिक व्यवहार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सफल होना चाहते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी ही वजह से सफल होंगे। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोगों को देखा गया है कि वो थोड़ा ज़्यादा राजनीतिक व्यवहार दिखाते हैं अमूमन जो बाहरी कंट्रोल वाले होते हैं उनसे। एक और आपने, क्योंकि आप प्रबंधन के छात्र हैं, तो आपने एक पर्सनालिटी का टाइप पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं हाई मैक पर्सनालिटी या हाई मैकियावेलिनिज्म पर्सनालिटी। मैकियावेलिनिज्म पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। मैकियावेलिनिज्म एक पर्सनालिटी का ट्रेट है जो कि निकोलो मैकियावेली ने दिया था। इसमें यह माना जाता है कि लोग दो तरीके के होते हैं, एक हाई मैक पर्सनालिटी यानी कि हाई मैकियावेलिन पर्सनालिटी और लो मैकियावेलिन पर्सनालिटी। जब हम हाई की बात कर रहे हैं, शीर्ष की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस इंसान के अंदर मैकियावेलिन ट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो यह देखा जाता है कि ऐसे लोग जो हाई मैक पर्सनालिटी के होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें मंजिल से मतलब होता है, किस रास्ते से वो मंजिल पे पहुंच रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। चाहे वह रास्ता सही हो गलत हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस अपनी मंजिल से मतलब होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल से मतलब होता है, तो वह नकारात्मक राजनीतिक व्यवहारों में संलग्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो बस अपनी मंजिल पे पहुंचना ध्यान रहता है, वो किस रास्ते से जा रहे हैं, वो सही है या गलत, इस पर वह जोर नहीं देते। इससे उन्हें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। तो अगर हम इसके अलावा इंडिविजुअल फैक्टर्स में बात करें तो एक होता है संगठनात्मक निवेश यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट। देखा गया है कि अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक एक संगठन से जुड़ा रहता है तो वह इलेजिटिमेट यानी कि अवैध राजनीतिज्ञ व्यवहार में कम संलग्न होगा। क्यों? समझिए इस बात को। क्योंकि अगर वह अवैध तरीकों में संलग्न पाया जाएगा तो उसका नाम खराब होगा। और कोई भी इंसान जो 20 साल 25 साल से एक संगठन में काम कर रहा है तो वह नहीं चाहेगा कि उसने जो इज्जत कमाई है इतने सालों में, जो अपना नाम बनाया है इतने सालों में, वो खराब हो। तो इसलिए पाया गया है कि अगर आप किसी संस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो आप अवैध राजनीतिज्ञ व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे कारक की बात करूं तो नौकरी के विकल्प। अगर आपको पता है कि आपके पास ढेरों विकल्प हैं नौकरियों के, तो अगर इसमें आपने कुछ गलत कर भी दिया तो आपके पास तो दूसरी नौकरी है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग पाए गए हैं कि वह ज़्यादा राजनीतिज्ञ व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर कुछ यहाँ गलत हो भी गया तो मैं तो दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, वहाँ पे जाके कार्यरत हो जाऊँगा। और जिन्होंने कम समय बिताया होता है तो वही चीज़ है। साथ ही साथ अगर इसमें हम एक बात करें, एक और फैक्टर, सफलता की उम्मीद। अगर व्यक्तिगत तौर पर आपको लगता है कि सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली है अगर आप ये राजनीतिज्ञ व्यवहार दिखाते हैं तो आप इसको दर्शाने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको लगा कि अगर आप किसी सहकर्मी की झूठी बुराई कर कर या कुछ झूठा उसके बारे में बोलकर अपने सीनियर के सामने एक 50,000 का या 1 लाख का सैलरी में इंक्रीमेंट ले रहे हो, तो आपको कभी कभी लगता है कि ये जो आपकी सफलता है ये बहुत बड़ी है। हालांकि मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यह एक सकारात्मक सोच है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको
एक कारक बता रही हूं कि जब लोगों को लगता है कि इंक्रीमेंट बहुत बड़ा है, 5,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तब आप नहीं कर रहे, लेकिन वहीं आपको दिखा कि 1 लाख का आपको महीने का इंक्रीमेंट मिलने वाला है इस कार्य को करके, तो क्योंकि सफलता बहुत बड़ी थी, 1,000 या 5,000 से लेकर 1 लाख पर आप पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत राजनीतिज्ञ व्यवहार दर्शा लेते हैं या कर लेते हैं, या आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो देखिए, ये सब जो है ये है व्यक्तिगत कारक, आपके पर्सनल फैक्टर्स, आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स, जो आपको लेके चलते हैं कि हाँ आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स दर्शाएंगे। अब कुछ फैक्टर्स या कुछ कारक जिनकी मैं बात करूंगी वह होते हैं संगठनात्मक कारक। इसमें सबसे पहला होता है संसाधनों का पुनर्वटन, यानी कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब आप देखिए, कोई संगठन है, उसके पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए उसको अपने अलग अलग विभागों में विभाजित करके उनके विकास के लिए लगाना है। तो क्या होता है इसमें, हर डिपार्टमेंट लग जाता है ज्यादा से ज्यादा राशि पाने के लिए उस 1 करोड़ में से। तो इस चीज में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विभाग के विभाग अपने आप को राजनीतिज्ञ व्यवहार में संगलित कर लेते हैं। वे दूसरे को गलत दूसरे विभाग को खराब, गलत, बुरा दर्शाने लगते हैं, जो कि सच नहीं होता। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा उस राशि का अमाउंट पाना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रोन्नति के अवसर यानी कि प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, अगर किसी संगठन में प्रमोशन की जो भी पॉलिसीज हैं वो साफ नहीं लिखी हुई है, स्पष्ट नहीं है, तो आप देख लीजिएगा वहां पर राजनीतिज्ञ व्यवहार बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब स्पष्टता ही नहीं है पॉलिसी में, या तो वो सबके लिए सेम हो, समान हो। अगर वो सबके लिए समान हो गई, आपने कहीं लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी है, स्पष्टता रहेगी, स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन अगर कहीं आपने लिखा ही नहीं है कि पॉलिसी क्या है, कोई स्पष्टता ही आपने नहीं दी, तो क्या होगा? जो कर्मचारी होंगे वो, अब कोई बेसिस नहीं है, कोई पॉलिसी है ही नहीं उनके पास, तो वो तो चाहेंगे ना कि एक दूसरे को पीछे कर कर आगे बढ़े। इसी के साथ साथ एक और फैक्टर पहले मैं आपको बताऊंगी, जो है अस्पष्ट प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली। यानी कि जो मैं प्रोन्नति की बात कर रही हूं कि प्रमोशन में अस्पष्टता है, ऐसे ही परफॉर्मेंस रिव्यू में भी अस्पष्टता है। कौन से आधार पर आप लोगों के प्रदर्शन को मापा जाता है, यह क्लैरिटी नहीं है। तो वहां भी देखा गया है कि संगठनात्मक राजनीति बहुत ऊंचे स्तर पर होती है। सिर्फ यही नहीं, जब आपस में लोगों में कम भरोसा होता है, संगठन की संस्कृति में लोगों में आपस में भरोसा ही नहीं है, तो भी यह पाया गया है कि संगठनात्मक राजनीति ज्यादा होगी। और तो और इसके साथ अगर भूमिका में अस्पष्टता होती है, यानी कि रोल एम्बिग्विटी। जैसे मैं इसमें बात करूं कि आपने कोई जॉब ज्वाइन किया और आपको कहीं पर भी लिखित में नहीं दिया गया कि ये 10 काम आपको रोज करने हैं, आपको बस बता दिया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, बड़ा ही वेग तरीके से, लेकिन कहीं पे भी लिखित में नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? जब लिखित में तो है नहीं, तो हो सकता है आप 10 में से सिर्फ 2 ही काम करिए। आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आप कह दें मुझे तो समझ ही नहीं था, या मुझे किसी ने कहा नहीं। तो जब एम्बिग्विटी रहती है, अस्पष्टता रहती है आपके कार्यों में, आपके रोल में, तो राजनीतिक व्यवहार ज्यादा दर्शाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जीरो सम रिवॉर्ड प्रैक्टिस। अगर आपका संगठन जीरो सम रिवॉर्ड की बात करता है, अब समझते हैं जीरो सम रिवॉर्ड होता क्या है।
जीरो सम रिवॉर्ड का मतलब है या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी कंपनी ने आपको, आपके सारे कर्मचारियों को जो आपके ही स्तर पर हैं उन सबको बोला हुआ है, आप लोग सेल्स में हैं, कि आप लोगों को रोज़ 10 पॉलिसी बेचनी है। अब अगर आप 10 पॉलिसी बेचते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, 10 पॉलिसी नहीं बेचते तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ज़ीरो सम रिवॉर्ड, या तो आप जीतेंगे या आप सीधा हारेंगे, इसके बीच का कुछ नहीं है। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी कर्मचारी ने 9 पॉलिसी भी बेच ली तो वो बहुत करीब है सफलता के, लेकिन कंपनी ने क्या कठोर नियम बना रखा है कि नहीं 10 होंगी तभी इंसेंटिव। तो फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फिर लोग नकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ सेल्फ सर्विंग वरिष्ठ प्रबंधक, यानी कि सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स, अगर आपने अपने सामने अपने वरिष्ठ अधिकारी को देखा है कि वह राजनीतिक व्यवहार दिखाता है और आगे बढ़ रहा है, तो आप उनसे यही सीखते हैं। फिर आपको लगता है सफलता के लिए यह बहुत ज़रूरी है, तो जब आप वही सीखते हैं तो आप वही दर्शाते हैं संगठन में। तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कौन कौन से व्यक्तिगत कारक हैं, कौन से संगठनात्मक कारक हैं। जो व्यक्तिगत कारक हैं तो उसमें हमें अपने ऊपर खुद कार्य करने की ज़रूरत है कि हम कैसे, वैध तरीके की अगर राजनीति है तो ठीक है, चलता है, इतना ज़्यादा उससे नुकसान होता नहीं है किसी भी संगठन को। नुकसान होता है ज़्यादा जब हम अवैध राजनीति की बात करते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डालता है किसी भी संगठन को। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेतृत्व शैलियों की, कि कौन कौन सी नेतृत्व शैलियां होती हैं और कैसे वो प्रभाव डालती हैं परिवर्तन में। हम इन सारी नेतृत्व शैलियों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो शैली जिस पर हम बात करेंगे वो है रूपांतरण नेतृत्व, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें अगर हम परिवर्तन में प्रबंधन की भूमिका की बात करें, क्या भूमिका रहती है इसकी परिवर्तन में, तो पहली चीज तो यह है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर यानी कि रूपांतरण नेता जो होता है वह अपने कर्मचारियों को हर समय प्रेरणा देता है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। वह सिर्फ यही नहीं, वह जब चेंज या परिवर्तन आ रहा होता है तो उसकी वकालत खुद करता है, खुद लोगों को जाके समझाता है कि यह क्यों ज़रूरी है, खुद बताता है कि इसके क्या लाभ हैं, खुद अपने आप को इन्वॉल्व करता है। वह आलीशान केबिन में बैठकर सिर्फ नियम नहीं बनाता, वह लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करता है, लोगों की समझ को, सोच को परिवर्तित करने की कोशिश करता है और उस सोच को परिवर्तित करते हुए ही बदलाव को लाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि लोग दबाव में आके बदलाव स्वीकारें। इसके साथ ही साथ वो जिस पर फोकस करता है बदलाव के वक्त वो होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। वो कोशिश करता है, या मैं कहूँगी वो कोशिश करता है कि अगर हम परिवर्तन ला रहे हैं तो परिवर्तन के साथ साथ हम अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित कैसे करें, वो इस पर ज़्यादा जोर देता है। वो सिर्फ परिवर्तन पर जोर नहीं देता, वो यह सोचता है कि मैं अपने कर्मचारी को कैसे सशक्त बनाऊं उस परिवर्तन को हैंडल करने के लिए। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे कोई रूपांतरण नेता है जो कि इस शैली को मानता है, वो डिजिटल परिवर्तन लाने की कल्पना कर रहे हैं, तो वो डिजिटल सिर्फ परिवर्तन लाने की कल्पना नहीं कर रहे, उसके साथ वो सबसे पहली प्लानिंग या सबसे पहली योजना वो ये बनाएंगे कि हम अपने कर्मचारियों को किस प्रकार या कौन सी ट्रेनिंग या कौन सा प्रशिक्षण देकर ये नई तकनीक सिखा सकते हैं, वह इस पर ज़्यादा जोर देगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो कारोबारी नेतृत्व यानी कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। अब जब हम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो इस तरीके के जो नेता होते हैं वे बड़ा ही
स्पष्ट रूप से संरचना को बताते हैं। जब भी बदलाव आ रहा होता है वो सामने वाले को बताएंगे कि क्या स्ट्रक्चर है। हाँ, वो जिस पर फोकस करते हैं उनका फोकस रहता है शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि अल्पकालिक लक्ष्यों पर। बहुत बड़े बड़े गोल्स की बात नहीं करते, वे छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं कि तुम ये बदलाव लाओ, हम तुमको ये बेनिफिट देंगे। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बहुत रहती है इनकी। वो प्रदर्शन को मापते रहते हैं समय कि परिवर्तन के वक्त कौन लोग हैं जो अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं। जो अच्छा परिवर्तन करते हैं तो वह उनको कुछ भी पुरस्कार या पुरस्कृत करते हैं। तो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है कि आप अच्छा कार्य करो तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो अगर जैसे इसी में हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं, अगर आप एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं तो आप परिवर्तन के कुछ माइलस्टोन्स बनाएंगे, आप लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो उन तक पहुंचे, और जब वह उन पर पहुंचेंगे तो उन्हें पुरस्कृत करते हैं। और अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि आप पहले से ही संरचना बता देते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा एक और नेतृत्व होता है दास नेतृत्व, यानी कि सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडर्स जो होते हैं उनका कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, यानी कि एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच। वह जो भी चीजें, जो भी चेंज लेकर आते हैं, जो भी परिवर्तन लाते हैं, वह कहीं ना कहीं अपने कर्मचारी को ध्यान में रखकर ही परिवर्तन को लेकर आते हैं। वह यह सोचते हैं कि कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो मेरे कर्मचारियों के लिए अच्छे रहेंगे या कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होंगे, और तभी वो बदलाव लेकर आते हैं। वो सिर्फ बदलाव लाने के लिए नहीं लाते, वे बदलाव लाते हैं अपने कर्मचारियों को सोच में रखते हुए। इसके अलावा जब आप अपने कर्मचारियों को सोच में रखते हुए परिवर्तन की बात कर रहे हो तो आपका फोकस क्या रहता है पूरे परिवर्तन के वक्त, कि आप ट्रस्ट बिल्ड करते रहो, आप अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाओ। तो अगर मैं इसके उदाहरण के तौर पे बात करूं, क्योंकि हम एम्प्लॉय सेंट्रिक यानी कि कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नेता जो होता है, जब भी कोई परिवर्तन आता है तो वो समय समय पर अपने कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेते हैं, समझते हैं कि कहां पर कौन सी चीज नहीं सही हो रही परिवर्तन के वक्त। तो यह उनको बड़ा कार देता है अगर परिवर्तन में वो कहीं गलत जा रहे होते हैं तो समझने के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगी निरंकुश नेतृत्व की, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। इसमें जो नेता होते हैं वो डिसाइसिव एक्शन यानी कि निर्णायक कार्रवाई करते हैं। वो अपने आप चीज़ों को डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, और बस अपने कर्मचारियों को बता देते हैं कि आपको यह कार्य करना है। हाँ, इसमें यह ज़रूर देखा गया है क्योंकि हम अपने कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं लेते, बहुत ही सीमित इनपुट लेते हैं ऐसे नेता, क्योंकि यह खुद ही सब कुछ निर्णय लेते हैं। तो इसमें आपके कर्मचारियों का मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचें तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अगर कोई उदाहरण के तौर पे मैं बात करूँ, कोई आपका संगठन है वो डूब रहा है, बिल्कुल ही वहाँ के कर्मचारी सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो रही और वो डूब जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक निरंकुश नेता को लेकर आते हैं बदलाव लाने के लिए, तो यह आपका सबसे सही डिसीजन है, क्योंकि निरंकुश नेता ही वो है जो अपने हिसाब से चीजें करवा सकता है। तो ये आपको समझना है कि कौन सी आप सिचुएशन में हैं। इसी के साथ साथ एक और होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि लोकतांत्रिक नेतृत्व। इसमें हम जिस पर बात करते हैं वह होता है सहयोगात्मक वातावरण बनाने में, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। इसमें जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम जो नेता होता है वो यह कोशिश करता है कि सब लोग मिलजुल कर बैठकर ही परिवर्तन की नियति को बनाएं, नई नियमों को बनाएं, सब साथ में बैठकर। ऐसा नहीं हो कि शीर्ष प्रबंधन ने कुछ पॉलिसीज बना ली और सबको बता दी, नहीं। इसमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की बात होती है। साथ ही साथ हम अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव को लेकर आना चाहते हैं
हम सिर्फ एक ही तरीके के लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं सुनते। तो ये जो लीडर्स होते हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि अगर आपके संगठन में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे नेता हमेशा चाहेंगे कि उस परिवर्तन की टीम, जो चेंज मैनेजमेंट टीम है, उसमें अलग अलग विभिन्न विभागों से सोच वाले लोग हों, जिससे कि हम एक डाइवर्स ओपिनियन लेकर आ सकें और समझ सकें और समीक्षा कर सकें अपने परिवर्तन की। तो यह होते हैं लोकतांत्रिक नेता, और इनका कार्य करने का तरीका होता है ऐसे। इसके अलावा होते हैं अहस्तक्षेप नेतृत्व, यानी कि लेसेस फेयर लीडरशिप। लेसेस फेयर लीडरशिप में जो नेता होते हैं वो अपने कर्मचारियों को ऑटोनॉमी देते हैं, यानी कि स्वायत्तता देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम अपने आप कार्य सोचो, अपने आप डिसाइड करो, अपने आप निर्णय लो। नेता हर समय उनको हर चीज नहीं बताएगा, उन्हें संरचना करके नहीं देगा, उन्हें वो खुलापन देता है जिसमें वो सोच सकें। अगर आप नवाचार की बात करते हैं तो ऐसे लीडर्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी संस्था में नवाचार को लेकर आने के लिए। हाँ, कभी कभी इसमें यह भी एक लिमिटेशन आप कह सकते हैं कि जब नेता आपका डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो कुछ लोगों को हमेशा डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो वहां पे लोग कभी कभी भटक जाते हैं। या फिर अगर हम एक और बात करें, जब अलग अलग लोगों के अलग अलग डायरेक्शन होंगे तो फिर संगठन एकजुट होकर कार्य नहीं कर पाता। तो ये हमें देखना है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप सामने वाले को पूरी शक्ति दे रहे हो कि तुम अपने हिसाब से कार्य को सोचो। अब आप देखिए, अगर कोई नया स्टार्टअप है, अगर आप किसी नए स्टार्टअप के संस्थापक हैं, तो इस तरीके के स्टार्टअप में ऐसी सोच रखने वाला नेता ही अच्छा रहता है। इसके अलावा एक और होती है जो है सिचुएशनल लीडरशिप, यानी कि परिस्थिति जन्य नेतृत्व। जैसी परिस्थिति है उसी तरीके का आप नेतृत्व करिए। आप पहले से सोचकर मत रहिए कि मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही नेतृत्व स्टाइल या नेतृत्व शैली अपनाऊंगा। नहीं, आप अपने लोगों के हिसाब से, अपने कर्मचारियों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलकर, अपना नेतृत्व शैली बदलकर आगे बढ़िए। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका बड़ा ही अनुकूल दृष्टिकोण होता है, अडैप्टिव अप्रोच होती है। जैसा समय उसी तरीके से यह ढल जाते हैं। यह अपने आप को बहुत हर समय ऊपर नहीं रखते, यह देखते हैं कि उनका कर्मचारी किस तरीके का है। अगर कर्मचारी उन्हें मिला ऐसा जो ऑर्डर ही लेता है, जब परिवर्तन आ रहा है तो वह परिवर्तन नहीं करना चाहता, हर बात, छोटी बात पर प्रतिरोध कर रहा है, तो ऐसे में आप ऑटोक्रेटिक लीडर बन जाइए। लेकिन वहीं पर अगर आपका कर्मचारी बहुत ही कोलैबोरेटिव है, तो अगर आप परिवर्तन जब ला रहे हैं तो आप उसको अपने निर्णय लेने के वक्त उसको भी साथ में बिठाइए, उससे भी पूछिए। तो ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, परिस्थिति के हिसाब से होगा। इसमें लचीलापन होता है। ये जो नेतृत्व शैली है, लचीलापन इसीलिए हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अडैप्ट कर लेता है। जैसी स्थिति उसी हिसाब से अपनी शैली को लेकर आते हैं। साथ ही साथ इसमें हम कर्मचारी के विकास की बात भी करते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जैसे आपने कोई नया परिवर्तन लेकर आए, अब नया जब लाए हैं तो बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे, प्रतिरोध भी करेंगे। तो उसमें आप उस समय जब बिल्कुल शुरुआत में लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, तो उस समय आप निर्देशात्मक शैली अपनाइए। लेकिन धीरे धीरे जब लोग ढल गए आपके साथ, लोगों को समझ आया कि नहीं, यह परिवर्तन बेहद आवश्यक है,
तब आप उनके साथ सहायक भूमिका में आ जाइए। तो यह क्या हुआ, परिस्थिति के हिसाब से आपने अपने नेतृत्व शैली को बदल लिया। आपकी नेतृत्व शैली स्थिर नहीं है। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके के परिस्थिति में हो, किस तरीके के लोगों के साथ हो, किस तरीके के सिचुएशंस में हो, और फिर आपको अपनी नेतृत्व शैली अपनानी चाहिए जब आप कोई भी परिवर्तन किसी भी संस्था में लेकर आ रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं समझती हूं कि आपको यह सत्र समझ आया होगा। इस व्याख्यान में हमने जिस पर बात करी है, तो सबसे पहले हमने यह समझा कि संगठनात्मक शक्ति क्या होती है, उसके आधार क्या होते हैं, उसकी रणनीतियां क्या होती हैं। इसी के साथ साथ हमने यह भी देखा कि संगठनात्मक राजनीति क्या है और इसके क्या आयाम हैं, इसके क्या कारक हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं अगर हम अवैध राजनीतिक व्यवहार की बात कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कौन सी अलग अलग तरीके की नेतृत्व शैलियां होती हैं और कैसे वो परिवर्तन प्रबंधन पर प्रभाव डालती हैं। तो एक प्रबंधक के तौर पर आपको यह समझना पड़ेगा कि आप कौन सी नेतृत्व शैली अपनाओगे, कौन सी परिस्थिति में। धन्यवाद छात्रों।